तो स्टूडेंट्स, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर्स, व्हिच चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट, कौन कौन से चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से नहीं है। तो सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर अभी 1 कंप्लीट हो जाएगा हमारा, चैप्टर 1 कहीं नोट कर लीजिए, चैप्टर 1, चैप्टर 3, इसके बाद चैप्टर आपका 5, 6 और 7 ही हुआ है ना, 7 तक हो गया है ना बेटा? यस सर। हाँ, बस आप ये मान लीजिए कि बिल्कुल, तो आप ये मान लीजिए कि आपका क्लास 6 में जो सिविक्स का एक पोर्शन था वो आपका प्रिपेयर हो गया है। अब आप इसकी धीरे धीरे तैयारी करिएगा। अब हम लोग सिविक्स के बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे हिस्ट्री की ओर। सिविक्स के बाद हम लोग किधर पहुंच जाएंगे? हिस्ट्री में पहुंच जाएंगे हम लोग। कहाँ पहुंच जाएंगे? सर पहले ज्योग्राफी करना है। जैसा आप कहें, हिस्ट्री पढ़ना हो हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़ना हो ज्योग्राफी पढ़ा दें। हमें तो ज्योग्राफी पढ़ना है। पढ़ा दीजिए। सर पहले हिस्ट्री पढ़ा दीजिए। सर हिस्ट्री चैप्टर आपका बेटा, हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उसमें बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें। अगर अभी से नहीं पढ़ेंगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसलिए आप लोग हिस्ट्री पढ़िए, इसके बाद ज्योग्राफी फिर पढ़ेंगे, है ना। ठीक रहेगा? यस सर। हाँ, हिस्ट्री पढ़िए। हिस्ट्री थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ भी है, तो इसलिए थोड़ा सा उसको थोड़ा सा टफ लगेगी आपको। टफ है नहीं, आपको टफ लगेगी क्योंकि आप लोग क्लास 5 से 6 में आए हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लग सकती है। उसको इजी बनाने के लिए हमें टाइम चाहिए ना, एक एक चैप्टर के लिए हम काफी समय लेंगे उसमें, और काफी इंटरेस्टेड चैप्टर भी है। तो चैप्टर 1 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा सिविक्स का, तो आप लोग सिविक्स के आप मान के चलिए कि सिविक्स का लगभग जो सिलेबस था पूरे सेशन के लिए, पूरे ईयर के लिए, वो कंप्लीट मान के चलिए। बाकी जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2 है, चैप्टर बाकी ये चैप्टर हैं, ये आप लोग घर में पढ़ते रहिएगा। अगर हम इनको नहीं पढ़ा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे आपके लिए, ठीक है। अगर कभी टाइम मिलेगा बाद में तो फिर हम लोग इसको देख लेंगे, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। बाकी जो बच्चे चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो उनको फिर पढ़ते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछते रहिए, ठीक है। तो चैप्टर 1 हम शेयर करने जा रहे हैं, और आप लोग चैप्टर 1 देख लीजिए। ये आपका चैप्टर 1 है। यहाँ से ये भी आप, इसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो क्या है। देखिए, ये यूनिट 1 आपका यहीं से स्टार्ट है। पहला चैप्टर आपका डायवर्सिटी। क्या नाम है चैप्टर का? डायवर्सिटी। हाँ, डायवर्सिटी नाम है। और डायवर्सिटी में हम देखेंगे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि हम बोल नहीं रहे हैं ना। पिक्चर भी नहीं आती। जब हम बोलेंगे बेटा तभी तो आवाज आएगी। यस सर। देखिए, ये चैप्टर है आपका डायवर्सिटी। डायवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। क्या होता है? विभिन्नता। विभिन्नता मतलब बहुत सारी चीजें, कई सारी चीजें हैं, अलग अलग कई सारी चीजें हमें जब देखने के लिए मिलती हैं तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर डायवर्सिटी है, विभिन्नता है। जैसे किसी गार्डन में जाते हैं तो बहुत सारे फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं, कई कलर के, अलग अलग टाइप के, है ना। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी अलग अलग होता है। तो ये बातें भी हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है। देखिए, नेशनल एंथम, सभी को नेशनल एंथम याद है? यस सर। बताइए, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया याद है सभी को? यस सर। किसने ये नेशनल एंथम किसने लिखा था बेटा? हु रोट नेशनल एंथम? रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी गुड, वेरी रविंद्रनाथ गुड, वेरी गुड। रविंद्रनाथ कोविंद। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, याद रख लीजिएगा। रविंद्र आप नोट कर सकते हैं, मैं इस पर राइट नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और इनको गुरुदेव की उपाधि प्राप्त थी, इनको गुरुदेव भी कहा जाता था, है ना। महात्मा गांधी के समय पर ये रहे, है ना। और इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था?
शांति निकेतन, ये भी याद रख लीजिए। शांति निकेतन एक आश्रम था, एक व्यवस्था थी जहां पर बच्चों के पढ़ने के लिए इन्होंने सारी व्यवस्थाएं किया हुआ था। और वहां पर एक ऐसा सिस्टम किया हुआ था कि वहां पर बच्चे खुलकर पढ़ाई कर सकें, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के पढ़ाई कर सकें। उस आश्रम का नाम था शांति निकेतन, ये भी याद रख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया था। आगे आपको 8th में पढ़ने का इसका मौका मिलेगा। ये वही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तब इन्होंने अपनी सर एंड नाइट की उपाधि त्याग दी थी। ये आपको मैं बताऊंगा जलियांवाला बाग क्या है, ठीक है। तो नेशनल एंथम ऑफ इंडिया आपको याद हो, जिन बच्चों को याद ना हो यहाँ से लर्न कर लेंगे, ठीक है। लर्न कर लेंगे ना, बताइए। सर याद है। अच्छा, देखिए ये ट्रांसलेशन ऑफ नेशनल एंथम है, ये ट्रांसलेशन ऑफ नेशनल एंथम है। दो और द रूलर ऑफ माइंड्स ऑफ ऑल द पीपल, डिस्टेंसर ऑफ इंडियाज डेस्टिनी, है ना। दाई नेम रोज ऑफ द हार्ट्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड गुजरात, मराठा। देखिए भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जैसे पंजाब है, तो पंजाब भारत के किस एरिया पे पड़ता है ना। जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा समझ ही लीजिए, अब इसमें उलझ गए हैं हम लोग। देखिए ये इंडिया का मैप ऐसा बना होता है ना, बताइए, बोलिए। ऐसा इंडिया का मैप बना होता है ना। तो देखिए पंजाब आपका यहाँ है, यहाँ आपका पंजाब है। मैंने बताया था ना कि बहुत सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनको लर्न कर लीजिए, बहुत सारे बच्चों को मालूम भी होगा। देखिए यहाँ पंजाब है, ये हाँ, ये इधर आपका ये पूरा सिंध है, ये पूरा सिंध वाला पोर्शन है, ये इधर पूरा पंजाब है, ठीक है। ये इधर आपका गुजरात है ना, इधर आपका यहाँ मराठा है। तो कह रहा है कि नेम ऑफ द रोज हर्ट्स ऑफ द पंजाब, सिंध एंड गुजरात ऑफ मराठा। ये भारत का पूरा एक हर्ट था, है ना, ऑफ द्राविड़ एंड उड़ीसा एंड बंगाल। तो द्राविड़, ये देखिए द्राविड़, उड़ीसा, ये द्रविड़ है, यहाँ पर पूरा द्रविड़ है, और ये उड़ीसा है, ये बंगाल है, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं कि एंड एसेस ऑफ द हिल्स ऑफ द विंध्य एंड हिमालय, यानी यहाँ पर विंध्य पर्वत है और यहाँ ऊपर हिमालय है। पूरे भारत की जब हम नेशनल एंथम को पढ़ते हैं ना, तो पूरे भारत के हम लोग स्ट्रक्चर को, जहाँ जहाँ पर जो कुछ भी उसकी फिजिकल बॉडी है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई कर लेते हैं उसकी। तो चलिए फिर कभी मौका लगेगा तो उसको एक्सप्लेन फिर हम और अच्छा से एक्सप्लेन आपको करेंगे, ठीक है। अभी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसी में, बस इतना आपको थोड़ा सा मैंने डिटेल दिया कि जब आप इसको पढ़ते हैं ना तो इंडिया की बहुत सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस चैप्टर में पहली बात दिमाग में यही डाल लेना है आपको कि इसमें आपको डाइवर्सिटी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता पढ़नी है। और कुछ चीजें मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए दूंगा जो आपको पढ़ना है। देखिए पिक्चर आप देख रहे हैं, ये पिक्चर किस तरह से बनी हुई है, ये पिक्चर कैसी बनी हुई है और ये पिक्चर कैसी बनी हुई है, दिख रही है आपको पिक्चर? तो ये आप लोग मुझे ये बताइए, क्या ये पिक्चर किसी एक इंसान ने बनाया होगा? नो सर। बताइए। नो सर। इस पिक्चर को किसी अनदर स्टूडेंट ने बनाया होगा, इसको किसी दूसरे स्टूडेंट ने बनाया होगा, इसको किसी दूसरे स्टूडेंट ने बनाया होगा। इसका मतलब ये कि जो स्टूडेंट जिस प्रकार अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट हैं वो अलग अलग तरीके से पिक्चर्स को बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर स्टूडेंट का माइंडसेट भी, हर स्टूडेंट का जो माइंड है वो भी तो डाइवर्स है, अलग अलग माइंड के भी तो स्टूडेंट होते हैं ना। बताइए। देखिए इसकी जो ड्रेस है वो देखिए, इनकी जो ड्रेस है वो देखिए, और इनकी ड्रेस देखिए, है ना। आप लोग भी ऐसे ही पिक्चर बनाते हो ना? इससे अच्छी पिक्चर बना लेते हो आप लोग? चलिए देखिए, यहाँ डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें। देखिए, 3 चिल्ड्रंस अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव। आपने देखा होगा तीनों पिक्चरों को, वो 3 बच्चों की है ना। और यूज द एम्प्टी बॉक्स, और इस एम्प्टी बॉक्स में आप लोग उसको भर सकते हैं। जो ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ अदर, बिल्कुल से वो सिमिलर नहीं होगी, दूसरे से क्या होगी, थोड़ा अलग होगी। एंड द चांसेस आर दैट यू आर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, ठीक है ना। अगर आप पिक्चर यहाँ बनाना शुरू करते हैं तो वो बाकी तीनों से अलग हो जाएगी। अगर कोई और दूसरा कोई पिक्चर बनाने आ रहा है तो बाकी चारों से अलग हो जाएगी। क्लियर है ना?
तो इसमें सीधे सीधे ये लिखा हुआ है कि विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो क्या है, बिल्कुल से क्या है, एक दूसरे से क्या डिफरेंट है। तो दिस इज बिकॉज, यह इसलिए है क्योंकि ईच वन ऑफ हैज यूनिक ड्राइंग स्टाइल, क्योंकि सबके पास अपनी यूनिक स्टाइल होती है। मतलब हर बच्चे के पास अपनी यूनिक, हर स्टूडेंट के पास अपनी यूनिक स्टाइल होती है। बेटा क्या होती है, यूनिक स्टाइल होती है। हर के पास अपनी क्या होती है, यूनिक स्टाइल होती है। मतलब सभी स्टूडेंट जो हैं उन सभी के पास कोई ना कोई यूनिक स्टाइल होगी। क्लियर है। अब देखिए, वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज वी स्पीक, आवर कल्चर बैकग्राउंड, द रिलीजियस रिचुअल्स वी ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे ऑफ ड्रॉ। तो हम इसमें ये देखते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे से क्या होते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि वो कहाँ से बच्चा वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो हमारे ही कल्चर का है कि नहीं है कि दूसरे कल्चर का है। हमने केवल पिक्चर को देखकर बता दिया कि ये बच्चे कहीं ना कहीं किसी दूसरी जगह से बिलोंग कर रहे हैं। ये गर्ल देखिए किस तरह की यूनिफॉर्म पहनी है, ये कैसा और ये कैसा। इससे पता चल रहा है कि बच्चे कहीं ना कहीं के हो सकते हैं। अब देखो हम लोग क्या होता है ना, एग्जैक्टली नहीं बता पाते पिक्चर देख के, हम लोग नहीं समझ पाते, हम लोग देखते भी नहीं है और हम लोग समझ भी नहीं पाते। बट आल्सो डिफर इन द टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज। लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये किनसे अलग हो सकते हैं, लैंग्वेज से अलग हो सकते हैं। याद रखिएगा, लैंग्वेज से, लैंग्वेज भी स्पीक। जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, हो सकता है कि कोई एक स्टूडेंट हमारी क्लास में ऐसा बैठा हो जिसकी लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट हो। मतलब हमारे कल्चर जो यहाँ का है, उत्तर प्रदेश का जो कल्चर है, हो सकता है कि वो मध्य प्रदेश में किसी विशेष क्षेत्र से आया हो, किसी विशेष स्टेट डिस्ट्रिक्ट से आया हो जहाँ की लैंग्वेज अलग हो, या बिहार से आया हो, कर्नाटक से आया हो, या साउथ से कहीं से भी आकर हमारी क्लास में बैठा हुआ है, पढ़ रहा है। तो जब वो बोलता है तो हमें पता चल जाता है कि इसकी लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारे एरिया की लैंग्वेज तो नहीं लग रही है, ये किसी बाहरी लैंग्वेज के बच्चे लग रहे हैं, है ना। कभी कभी न्यू एडमिशन हो जाते हैं ना बच्चों के अलग अलग। अवर कल्चर बैकग्राउंड, और हमें लगता है कि इसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो क्या होगा, वो भी डिफरेंट होगा। कल्चरल बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है, कल्चरल का मतलब होता है उसकी संस्कृति, उसके जीने का ढंग, उसके खाने पीने का ढंग, क्या क्या चीजें उसको ज्यादा पसंद होती हैं, कैसे लैंग्वेज बोलते हैं, कैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो ये सारी जो बातें होती हैं ना, सब कल्चर में आ जाती हैं। किस तरह से वो फेस्टिवल अपना सेलिब्रेट करते हैं। फिर आगे दिया द रिलीजियस रिचुअल्स। रिलीजियस रिचुअल्स का मतलब है कि धार्मिक कर्मकांड। हो सकता है कि वो हिंदू हो सकता है कि वो मुस्लिम हो सकता है कि वो क्रिश्चियंस हो। अलग अलग रिचुअल्स के भी तो हो सकते हैं, अलग अलग रिलीजन के होंगे, अलग अलग रिलीजन के होंगे तो उनका जो रिचुअल्स होगा वो भी अलग अलग होगा। तो बी ऑब्जर्व, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, एंड ऑफ कोर्स, और हम देखते हैं वे वी ड्रॉ। तो आप इसमें समझने की कोशिश ये करिए थोड़ा सा कि मैंने आपको बताया क्या। मैंने ये आपको बताया, जो मैंने आपको बताया वो आप समझने की कोशिश करिए कि आपकी क्लास में, आपकी जो क्लास में कई तरह के बच्चे हो सकते हैं। आपकी क्लास में कई तरह के बच्चे हो सकते हैं, और वो किस तरह से डिफर होंगे, हमसे डिफरेंस हो सकते हैं। पहली बात हमने यहां पर बात किया लैंग्वेज की, जो आपके बुक में दिया गया था। लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं वो, या तो वो हिंदी बोलेंगे, है ना, इंग्लिश भी बोलेंगे अगर साउथ के ही होंगे। अगर साउथ के बच्चे होंगे तो वहाँ जनरली केरला के बच्चे, वहाँ पे इंग्लिश, वहाँ की स्टेट की लैंग्वेज है, तो वो नेचुरली है कि वहाँ के नॉर्मली इंग्लिश स्पीकिंग उनकी फ्लुएंट होती है, तो बोलते हैं, फ्लुएंसी अच्छी होती है। बंगाली बोल सकते हैं अगर बंगाल के होंगे। बंगाली कब बोलेंगे, बंगाली तभी बोलेंगे जब वो बंगाल के होंगे, है ना। मराठी बोल सकते हैं, मराठी, वो स्टूडेंट क्या बोल सकता है, मराठी भी बोल सकता है। अगर मराठी बोलेगा तो फिर कहाँ का होगा, महाराष्ट्र का होगा। मगर मराठी बोल रहा है तो फिर कहाँ का होगा, महाराष्ट्र का होगा, है ना, महाराष्ट्र। अगर पंजाबी बोल रहा है तो फिर कहाँ का होगा, पंजाबी बोल रहा है तो फिर पंजाब का ही होगा। सिंपल सा है, पंजाबी बोल रहा है तो पंजाब का ही होगा, है ना। अगर तमिल बोल रहा है, तो तमिल बोल रहा है तो कहाँ का होगा, तमिलनाडु का होगा, है ना, तमिलनाडु। और अगर मलयालम बोल रहा है, मलयालम,
अगर मलयालम बोल रहा है तो फिर कहाँ का होगा? अगर मलयालम बोल रहा है तो बताइए मुझे, अच्छा बोलकर बताइए, अगर मलयालम बोल रहा है तो कहाँ का होगा? केरला। केरला का। कौन बताया मुझे आंसर? केरला का। केरला। आशुतोष आपने बताया? मलेशिया। यस सर। मलेशिया। अरे मलेशिया पहुंच गए। अरे हमारे यहाँ भी बोली जाती है मलयालम, केरला में, ठीक है, केरला में। ये केरला में। बेटा ये उज्जवल शुक्ला आपके वीडियो ऑन नहीं है बेटा। उज्जवल शुक्ला और अमन आपके वीडियो ऑन नहीं है। वीडियो ऑन करिए, अदरवाइज रिमूव कर देंगे फिर बेटा हम। उज्जवल शुक्ला और अमन वीडियो ऑन करिए। हाँ वेरी गुड। अमन वीडियो ऑन करो बेटा। पुष्कर आदित्य आप दिख नहीं रहे हो हमें। तनिष गुप्ता यू आर नॉट लुकिंग। पुष्कर आदित्य आप आधा दिख रहे हो। शशि मिश्रा ठीक है। ये आवाज कहां से आ रही है? किसके यहां से आवाज आ रही है ये? ठीक है। तो अगर मलयालम बोल रहा है, देखिए बाकी चीजें, बाकी जो लैंग्वेज होती हैं उसी स्टेट के नाम पर है तो जल्दी पकड़ में आ जाता है। जैसे पंजाबी तो पंजाब स्टेट का है ना, गुजराती तो गुजरात का समझ में आ जाता है ना। लेकिन कुछ बंगाली तो बंगाल, घर से बहुत तेज से आवाज आ रही है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती, बस उन्हीं को याद करना होता है, उन्हीं को लर्न करना होता है। जैसे मलयालम, अब आपको मलयालम पता होना चाहिए कि मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरला में, है ना, केरला में मलयालम। केरला में। तो हो सकता है कि आपके यहाँ जो बच्चा बैठा हो वो केरला से आया हो, मलयालम बोल रहा हो, मलयालम बोलेगा तो आपके ऊपर से जाएगा, जो आप लोग बोलते हो ना कि हमारे सर ऊपर से जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वैसे ही होगा, है ना। केरला का बच्चा होगा, अगर मलयालम बोलने लगे तो आप उसको ऐसे देखते रहोगे, है ना, कि अरे यार क्या बोल रहा है ना। आप जो बोलोगे तो हो सकता है कि उसको समझ में आ जाए, आप जो बोलोगे ना उसको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हिंदी ही बोल रहे हो ना, और हिंदी बोल रहे हो, और हिंदी हमारे पूरे कंट्री में फेमस है। बहुत से लोग हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग मलयालम सीखने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हिंदी को हमारे नेशनल लैंग्वेज के लिए प्रपोजल दिया गया है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, राष्ट्रभाषा बनाया जाए, तो उसके लिए प्रस्ताव चल रहा है ना। हिंदी हमारी इस समय राजभाषा तो है ही, सरकारी कामकाज में तो इस्तेमाल होती ही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल में हिंदी का इस्तेमाल पूरे इंडिया में होता है, लेकिन नेशनल लैंग्वेज के रूप में अभी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के रूप में अभी हिंदी को अप्रूवल नहीं मिला है। नेशनल लैंग्वेज के रूप में अप्रूवल के लिए बात चल रही है, गवर्नमेंट बात चला रही है, बहुत समय से चल रही है, कई सालों से चल रही है, लेकिन अभी तक नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है। इसके लिए संघर्ष जारी है, स्ट्रगल जारी है। ये किसकी वजह से नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो साउथ के लोग हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। वो चाहते हैं कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज ना बने, और इसीलिए ये मामला लटका हुआ है ना। लेकिन इसमें सुधार कभी ना कभी आगे चल के हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो हिंदी अभी भी लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हिंदी हो सकता है कि वो जानता हो, बट मलयालम वो किसी केरला बस में ही बोली जाती है, इस वजह से आप लोगों को नहीं पता है। जबकि जो हिंदी है वो लगभग यहां से लेकर इस पूरे पोर्शन में हिंदी बोली जाती है, इस पूरे पोर्शन में हिंदी बोली जाती है। इधर के क्षेत्रों में हिंदी नहीं बोली जाती, यहां पर हिंदी प्रचलन में नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं, लेकिन बोलना जानते हैं, समझना जानते हैं, बस डेली यूज में नहीं लाते हैं उसको, ठीक है। ज्यादातर लोग जानते हैं उस चीज को। क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रही बात? यस सर। तो देखिए, तो लैंग्वेज को लेकर हमें डायवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। लैंग्वेज को लेकर हमें डायवर्सिटी देखने के लिए मिल रही है कि नहीं मिल रही है? यही तो डायवर्सिटी है ना। कोई मलयालम लैंग्वेज बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई बंगाली बोल रहा है, मराठी, पंजाबी। सोचो कि अगर एक ही क्लास में ऐसे सारे बच्चे हो जाए, एक ही क्लास में सारे स्टूडेंट अगर ऐसे ही हो जाए, अलग अलग तरीके से बोले वो, तो फिर सोचो किसी को भाषा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, किसी को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप सीख जाएंगे। पुष्कर सही कह रहे हो, सब अपने आप सीख जाएंगे।
है ना, क्योंकि धीरे धीरे आपका फ्रेंड होगा तो वो आपको सिखा देगा धीरे धीरे कि देखो कैसे मलयालम बोली जाती है, बंगाली कैसे बोली जाती है ना। तो इस तरह से आप लोग उसको, एक दूसरे को सिखाते। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बेटा, ठीक है। तो इस तरह से लैंग्वेज को लेकर हमें डाइवर्सिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज की क्या डाइवर्सिटी है, तो आप लोग यही सारे नाम बता दोगे कि लैंग्वेज मलयालम है, तमिल है ना, हिंदी है, बंगाली है, मराठी है, पंजाबी है, इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेज हैं, और भी है, गुजराती भी है, कन्नड़ भी होती है ना, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो बोली जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक है ना, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट डे से आगे चैप्टर पढ़ेंगे। आज लोग थोड़ा सा समझाया मैंने। लास्ट में देखिए अभी आपको इसमें पढ़ना केरल और लद्दाख के बारे में, इस चैप्टर में दिया है लास्ट में केरला दिया है और लद्दाख। तो आप लोग होमवर्क है आपको कि आप केरला के बारे में पढ़िए और लद्दाख के बारे में पढ़िए, तो आपको डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी कि देखो केरला के लोग कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और लद्दाख जो जम्मू कश्मीर में है, भारत के सबसे ऊपर लद्दाख में, वहां के लोग कैसे अपना जीवन बिताते हैं। तो लद्दाख के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, वो समझिए, कैसा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और केरला के लोग कैसे करते हैं। तो ये आपके जो है चैप्टर में दिया होगा। ये देखिए इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, लास्ट में आप सबसे लास्ट में जब जाएंगे ना, यही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, यही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा जब आप इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है ना केरला के बारे में, बताइए दिया हुआ है, देखिए ये केरला दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं केरला को। तो ये केरला हो गया, और इसी के ऊपर दिया है लद्दाख के बारे में दिया बेटा, ये यहाँ लद्दाख दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लद्दाख दिया हुआ है। तो आपका होमवर्क ये है कि केरला और लद्दाख को आप लोग पढ़िएगा। हाँ सर, स्नेक बोट रेस केरला में ही होती है। यस यस यस, ठीक है बेटा, फिर ठीक है। आप लोगों के लिए होमवर्क यही है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफरेंस, है ना, डिफरेंस बिटवीन केरला एंड लद्दाख लिविंग, है ना, लद्दाख लिविंग। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।